जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम जावा डेवलपमेंट की सीरीज़ में एक कदम आगे जाएंगे और एक न्यू टेक्नोलॉजी को सीखेंगे जो कि है थाइमलीव। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। ख़ास तौर पे अगर हम जावा डेवलपर्स की बात करें तो इसने जावा डेवलपर्स के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। किस तरह से आसान कर दिया है, थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकली इसको कवर करेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को पढ़ने से ज़्यादा तो कुछ आप समझ नहीं पाओगे टाइम लीव के बारे में, ठीक है? लेकिन क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम लीव को, तो पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। फिर प्रैक्टिकली इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ हम कोड करते जाएंगे, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब इसकी डेफिनेशन देखो। Thymeleaf is a modern server-side Java template engine। मतलब ये एक Java template engine है, ठीक है, for both web application and standalone applications। अब ये इस काबिल है कि HTML के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, XML के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट, CSS, इवन अगर प्लेन टेक्स्ट है तो उसके साथ भी आप थाइमलीफ को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी ये वर्क करेगा। ओके। अब जैसा कि मैंने कहा कि डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है? तो अब इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर हमने सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। ओके। सो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट। सो लैंग्वेज जावा है, बिल्ड टूल मेविन है। उसके बाद इसका वर्जन मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्रुप आईडी मैं सेट कर देता हूँ क्योंकि हम थाइम लीव सीख रहे हैं और ये हमारे थाइम लीव की फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इसे थाइम लीव ही नाम दे देता हूँ। ओके। सो थाइम लीव। उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी तो मैं इसे सेट कर देता हूँ ट्यूटोरियल, कुछ इस तरह से। ओके। और उसके बाद नेम मैं यही रहने देता हूँ, ये है हमारे पैकेज का नेम। पैकेजिंग मैं जार रहने देता हूँ। उसके बाद 21, यहाँ से हमने डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। अब क्योंकि हमारी वेब एप्लीकेशन है तो हमें चाहिए एक वेब की डिपेंडेंसी, तो ये रही स्प्रिंग वेब। उसके बाद क्योंकि हम थाइम लीव को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी चाहिए, तो यहाँ पर आपने सर्च करना है फॉर थाइम लीव। तो ये रहा हमारे पास टेम्पलेट इंजन, ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब प्रोजेक्ट को कर लेते हैं क्रिएट। ओके। सो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है, तो चलते हैं डाउनलोड के सेक्शन में। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसे हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आ चुका है। अब इसके लिए जो आईडीई हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंटेलीजे, तो अब उसको ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को इंटेलीजे में ओपन करने के लिए हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो जाएगा इंटेलीजे में। ठीक है। अब जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड की थी उन्हें डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी टू यूज़ होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं ताकि डिपेंडेंसीज जितनी भी हैं वो डाउनलोड हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखें जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब थाइमलीव को समझने के लिए ना, थाइमलीव की वर्किंग को समझने के लिए आपको समझना होगा MVC को। ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोबारा से आते हैं क्रोम में और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये है एक क्लाइंट, ठीक है, मतलब एक यूज़र है जो कि हमारी एप्लीकेशन को, जो भी हमने डेवलप की है उसको यूज़ करता है। ठीक है। और ये है हमारी एप्लीकेशन जो कि हमने डेवलप की है। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि ये है हमारी एक वेब एप्लीकेशन। ओके। सो दिस इज़ आवर वेब एप्लीकेशन जो कि हमने डेवलप की है। अब क्लाइंट क्या करता है, यूज़र ये रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारी वेब एप्लीकेशन के पास। और रिक्वेस्ट कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करता है कंट्रोलर, जैसा कि हम MVC के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंट्रोलर कैसे इसको हैंडल करता है। अब यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि रिक्वेस्ट आती है हमारे कंट्रोलर के पास। ठीक है। रिक्वेस्ट आ चुकी। अब कंट्रोलर ने क्या करना है, डाटा वापस भेजना है ना यूज़र को। तो हमारे पास ना कुछ पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर, हो सकता है वो HTML पेजेस हों। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं पेजेस रखे हुए हैं। ठीक है। तो रिक्वेस्ट आई इसके पास, इसने क्या किया, पेजेस जो हैं, ठीक है, उन्हें गेट किया और वो पेजेस जो भी हैं उनको सेंड कर दिया वापस उस यूज़र के पास। ठीक है। मान लो ये जो पेज है
ये जो जस्ट अ सेकंड, हाँ, मान लो ये जो पेज है ये एक HTML पेज है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज एन HTML पेज। अब होगा क्या, HTML पेज जो है वो तो होता है स्टैटिक, मतलब आपने जो कुछ उसके अंदर लिख दिया वही आपको शो हो रहा है। बट अगर हम बना रहे हैं एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि है डायनामिक, मतलब ये कि डाटा जो है हमारा हो सकता है पीछे कहीं डाटाबेस से आ रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा इस तरफ करके कि यहाँ पर मान लो हमारे पास एक DB है जो कि हमारा डाटाबेस है, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाटाबेस से डाटा लेकर आ रही है। अब हम चाहते हैं कि जो HTML पेज है उसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसके अंदर पैक करें और फिर यूज़र को सेंड करें। तो वो डाटा जो है वो तो होगा डायनामिक डाटा। अब कैसे हम बैकएंड से कंट्रोलर को, आप ऐसा समझ लो कि ये बैकएंड है, अब बैकएंड से डाटा कैसे हमने ट्रांसफ़र करना है इस HTML के अंदर, यही बेसिकली है थाइमलीव। थाइमलीव आपको ये पावर प्रोवाइड करता है कि आप बैकएंड से डाटा ट्रांसफ़र कर सको किसी HTML फाइल के अंदर या किसी XML फाइल के अंदर या इवन किसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यही सारा का सारा फंडा है कि हमने बैकएंड से डाटा भेजना है क्लाइंट को और यूज़ करना है थाइमलीव को। आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब एक काम करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया इसमें आते हैं। ये हमारा जावा है, जावा के अंदर हमारी मेन एप्लीकेशन है। रिसोर्सेज में आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास है टेम्पलेट का ऑप्शन। तो टेम्पलेट के अंदर जाके ना हम एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ शो का, ठीक है। show.html ये हमारी एक HTML फाइल है। अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो H1 ये हमारी हेडिंग है। इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ अपने चैनल का नाम जो कि है हम और कोड, ओके। इसे सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर उसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, नॉट जावा क्लास, हमें एक पैकेज क्रिएट करना है। सो पैकेज, और पैकेज का नाम मैं सेट कर देता हूँ कंट्रोलर, ओके। तो ये हमारा कंट्रोलर है और इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी हमारी कंट्रोलर क्लास। इसका नाम आप कोई भी सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ यूज़र कंट्रोलर, ओके। ये हमारी क्लास है, लेकिन अभी तक ये कंट्रोलर नहीं बनी। हमें इसे कंट्रोलर बनाने के लिए एनोटेशन का यूज़ करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं जो कि है कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर भी होता है और हमने देखा था कि रेस्ट कंट्रोलर में और कंट्रोलर में क्या फ़र्क है पिछली वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अब यहाँ पर ना हम एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ, इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग और इसका नाम होगा शो। ये इसकी पैरेंथेसिस और ये इसकी बॉडी, और ये यहाँ से रिटर्न कर देगा हमें एक पेज जिसका नाम है शो। दैट्स इट। इसे टर्मिनेट कर देते हैं और यहाँ पर एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं और हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग का। एंड पॉइंट जो है हमारा वो होगा शो, ठीक है, कि जैसे ही कोई शो पे आता है ना तो ये पेज हमने शो कर देना है, ओके। अब एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने पैटर्न आपको समझाया ना इसे आपने याद रखना है। रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर जो है वो सेंड कर देगा एक पेज, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि हमारी एप्लीकेशन है। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आएगी कंट्रोलर के पास यहाँ पर, और कंट्रोलर यहाँ से रिटर्न कर देगा एक पेज जो कि हमने ये बना रखा है, ओके। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है पोर्ट नंबर 8080 पे। यहाँ पर आते हैं, लोकल होस्ट पे जाते हैं, पोर्ट नंबर 8080, ठीक है जी, वाइट लेबल एरर, ठीक है। अब हमने जो एंड पॉइंट क्रिएट किया था वो था शो, ठीक है। तो शो पे आते हैं, हिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है हम और कोड, ओके। अब ये है स्टैटिक पेज, हम HTML यूज़ कर रहे हैं, डायनामिक डाटा तो मेरे पास नहीं आ रहा ना। क्या हो अगर मैं बैकएंड से, ये जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ से कोई मैं डाटा भेजना चाहूँ और वो डाटा इस पेज के अंदर जाके सेट हो जाए और फिर मैं यूज़र को सेंड कर दूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं थाइमलीव को। हम चाहें तो JSP को भी यूज़ कर सकते हैं, बट JSP का अगर हम कंपैरिजन करें थाइमलीव के साथ तो थाइमलीव ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि JSP एट द एंड वो कन्वर्ट हो जाता है सर्वलेट में, ठीक है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम थाइमलीव को यूज़ कर लें, हमारा काम भी आसान हो जाता है, ओके। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम थाइमलीव को। मान लो यहाँ से ना मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको टाइप होगी स्ट्रिंग और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ चैनल,
ओके। और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं हमारे चैनल के नाम की, जो कि है हम और कोड। ओके। और जस्ट यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, इसकी वैल्यू ये जो हमारा पेज है यहाँ पर शो हो। तो कैसे होगी? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल का। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पर। देखो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर ने अगर कंट्रोलर को डेटाबेस से या कहीं से भी डाटा मिल रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यहाँ पर। और इस ऑब्जेक्ट का नाम होता है मॉडल। ठीक है, मॉडल नाम का ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जो भी डाटा इसे कहीं से मिलता है, चाहे वो डेटाबेस से मिल रहा हो या कहीं से भी मिल रहा हो कंट्रोलर को, तो वो उस डाटा को पैक कर देता है मॉडल में और फिर मॉडल को भेज देता है इस पेज के पास। ठीक है, तो हमें मॉडल चाहिए। वापस आते हैं अपने इस कोड में और यहाँ पर मैं एक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं मॉडल। चलिए, ये तक काम हमारा हो गया, हमारे पास मॉडल आ चुका है और इसे मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, इंपोर्ट। ठीक है जी, इंपोर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक मेथड होता है ऐड एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो हम मॉडल ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। इसके अंदर मेथड है ऐड एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें पास करनी है। एक तो हमने पास करना है अपनी वैल्यू, ठीक है, और एक पास करना है हमने एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट का नाम मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ नेम। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड पे, इस नाम को। और साथ में मैं सेट कर देता हूँ वैल्यू, जो कि मैंने फ्रंट एंड पे भेजनी है और मैं भेजना चाहता हूँ इस चैनल की वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आते हैं अपने शो के अंदर। अब फ्रंट एंड से वैल्यू आ रही है तो मुझे यहाँ पर गेट भी तो करनी होगी ना। तो यहाँ पर मान लो मैं एक H3 बना देता हूँ हेडिंग, और इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे थाइम लीफ के कुछ एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले टी एच स्टैंड्स फॉर थाइम लीफ। उसके बाद आपने कॉलम का यूज़ करना है और हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, एक तो आपने डॉलर साइन का यूज़ करना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने लिखना है इस एट्रीब्यूट का नाम, जो कि आपने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, दो चीज़ें जा रही हैं, एक एट्रीब्यूट का नाम जा रहा है, एक आपकी वैल्यू जा रही है इस मॉडल में पैक होके। तो हमने अगर इस वैल्यू को गेट करना है तो हमें इसको यूज़ करना होगा, इस नेम को। तो वापस आते हैं और यहाँ पर मैं नेम वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि आ रही है हमारे पास बैक एंड से। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा अपने थाइम लीफ को। ठीक है, तो हम XML नेम स्पेस को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारी थाइम लीफ की जो वेबसाइट है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ओके, सो HTTP:, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, याद हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जितनी बार आप इसे यूज़ करोगे ना, तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। सो timeleaf.org। अब यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है कि दिस इज़ टाइम लीफ। चलें जी, इसे सेव कर लेते हैं। दो चीज़ें थी, एक तो हमने यहाँ पर वेबसाइट को लिंक कर दिया, आप कह सकते हैं लिंक कर दिया हमने, और साथ में हम बैक एंड से एक डाटा ले रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैंने सेव कर दिया। एक बार फिर से ना इस पीस ऑफ कोड को हम रन करते हैं, रन, और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और एक बार दोबारा से हिट करते हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास हम और कोड वो वाला भी आ रहा है, जो कि आ रहा है बैकएंड से। मतलब ये अब ये जो हमारी एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन है। मतलब ये कि डाटा हमारा बैकएंड से आ रहा है, हमने HTML के अंदर कोई डाटा नहीं लिखा। ओके, यही काम है थाइम लीफ का, बैकएंड से डाटा लेना। मतलब हमने रेंडर कर दिया डाटा को और फ्रंट एंड पे शो कराना। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब टाइम लिफ्ट के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू ले ली और यहाँ पर वैल्यू दिखा दी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप इफ़ को यूज़ कर सकते हो कंडीशंस में, आप स्विच को भी यूज़ कर सकते हो, आप लूप्स भी चला सकते हो इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। ओके, अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इस वैल्यू को इस H1 के अंदर शो कराएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पैन का। ठीक है, स्पैन के अंदर आके आपने ये चीज़ें सेट कर देनी है। तो मैंने यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, और ये हमारा स्पैन हो गया क्लोज।
ओके, सेव कर लेते हैं और दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब क्या होगा, हम और कोड ये भी शो हो रहा होगा और साथ में स्पैन के अंदर जो कुछ हमने लिखा है वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हम और कोड यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो इस तरह से बैकएंड से फ्रंट एंड पे डाटा लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ थाइमलीफ। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि थाइमलीफ होता क्या है, किस तरह से बैकएंड से फ्रंट एंड पे डाटा लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि लूप्स को भी कवर कर लें साथ के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को, ये जो टाइम लिफ्ट की सीरीज़ है, इसे कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम प्रोजेक्ट्स की तरफ वापस लौटें। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, बट फिर मैं रुक गया क्योंकि मुझे यूज़ करना था टाइम लिफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर और मैं चाहता हूँ कि पहले आप टाइम लिफ्ट सीख लो। अगर मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट बनवा दूँ और टाइम लिफ्ट आपको ना आता हो तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना? वो जो फीलिंग होती है ना प्रोजेक्ट बनाने की, वो आपको नहीं आएगी। तो 2-3 दिनों में इंशाल्लाह हम इसे कंप्लीट करते हैं टाइम लिफ्ट को और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट और भी आने वाले हैं आपके लिए। आपने सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करना है। ठीक है जी? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम टाइम लिफ्ट की कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने टाइम लिफ्ट की इंट्रोडक्शन को देखा और हमने देखा कि किस तरह से बैक एंड से फ्रंट एंड पे हम डाटा को लेकर आते हैं डायनामिकली। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो वैल्यू है हमारी इसको हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ एडमिन। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू है जो कि मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, ये एडमिन हो चुका है, इसे सेव कर लेते हैं। अब आते हैं अपनी इस HTML के अंदर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। सबसे पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है हमारे पास वो है इफ़। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस पैन के अंदर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम लीफ। ओके, TH स्टैंड्स फॉर टाइम लीफ। उसके बाद हम इफ़ को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने सेट कर देना है कंडीशन को। अब कंडीशन में मैं क्या सेट करना चाहता हूँ गौर से देखिएगा। सबसे पहले वही डॉलर साइन। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। इसके अंदर जो कि हमने वेरिएबल का नाम सेट किया था वो था नेम, ये रहा एट्रीब्यूट। इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसी के अंदर वो वैल्यू है। अब हम मैच करेंगे अगर तो ये इक्वल्स टू है एडमिन के। ठीक है, एडमिन जो कि हमने वहाँ पर सेट किया था, तब तो हमने क्या करना है, इस स्पैन के अंदर जो वैल्यू है वो दिखा देनी है, अदरवाइज नहीं दिखानी। तो इस पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ यू हैव ऑल ओके एक्सेस। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, इस एप्लीकेशन को। अब क्या होगा, सबसे पहले तो चेक की जाएगी कंडीशन। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट में शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं और इस पे एक बार हिट करते हैं यूआरएल पे। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है यू हैव ऑल एक्सेस और साथ में हमारे पास एडमिन का नेम भी आ रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं नेम को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने डबल एन लगा दिया है। सेव कर लेते हैं और फिर से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब क्योंकि ये नेम के अंदर जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये सेम नहीं है, तो हमें क्या होगा, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये हमें शो नहीं होगा। दोबारा से अगर मैं इस पे हिट करता हूँ तो यहाँ पर देखें अब हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि नेम जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास एल्स भी होता है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में करते हैं इफ़ एल्स। अब एल्स में हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सारे को रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ H1 और यहाँ पर हम टाइम लिप टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डबल कोटेशंस, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसिस और इसके अंदर हमने चेक करना है नेम को और हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो नेम इक्वल्स टू है किस चीज़ के, एडमिन के, और ये हमने लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर। अगर तो ये एडमिन के इक्वल है तब तो हमने शो करा देना है जो भी हम लिखेंगे इस हेडिंग के अंदर। इस हेडिंग के अंदर मैं सेट कर देता हूँ लर्निंग स्प्रिंग बूट विद लतीफ़। ओके, अदरवाइज हमने क्या करना है, एल्स का कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से H1 का ही यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइम लिव टैग का यूज़ और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस का। ठीक है, अनलेस एक टैग है।
ओके, इसका हम यूज़ करेंगे। दोबारा से वही डॉलर साइन, ठीक है, वही कर्ली ब्रेसेस, नेम वेरिएबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे अपनी कंडीशन कि अगर नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू ही सेट कर लेते हैं एडमिन के हैं, तो ये शो होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ हम और कोड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आउटपुट में शो होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने वही सेम यहाँ पर लिखी है, ठीक है, यहाँ पर एक और एन में इंक्रीज कर देता हूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आप कह सकते हैं कि ये आपका है इफ़ और ये है एल्स। अगर इफ़ ट्रू नहीं होगा तो एल्स ऑटोमेटिकली चलेगा। ओके, तो एक बार ना इसको सेव करते हैं, ठीक है। अभी जो एडमिन की स्पेलिंग है वो गलत है, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, एप्लीकेशन को दोबारा से। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हम और कोड शो हो रहा है और साथ में एडमिन भी शो हो रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। एल्स वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है और साथ में ये स्टेटमेंट तो वैसे ही एग्जीक्यूट होनी थी जिसमें हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं, जो कि आ रहा है बैक एंड से। ओके, तो इस तरह से ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो वर्क करती हैं। अब एक काम करते हैं, हम ना यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर उस इनपुट को चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा एक वेरिएबल के अंदर, जिसे मैं नाम दे देता हूँ एज, कि हम यूज़र से एज ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा पाथ वेरिएबल का। सो पाथ वेरिएबल और ये होगा इंटीजर और इसका नाम है एज, जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसे हम नाम दे देंगे स्टूडेंट एज और इसमें मैं एज वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर लूँगा जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ। और यहाँ पर रिटर्न में मैं भेज दूँगा इस स्टूडेंट एज वेरिएबल की वैल्यू। ओके, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार अपने शो में आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा से h1 टैग का यूज़ करता हूँ और मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले टाइम लीव और उसके बाद मैं यूज़ करना चाहता हूँ इफ़, और इफ़ के अंदर हम चेक करेंगे अपनी कंडीशन। तो सबसे पहले वही जैसा कि हम करते हैं डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कंडीशन। अगर मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, हम ग्रेटर देन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो वो ग्रेटर देन है 17 से, तब हमने एक मैसेज शो कराना है यू कैन वोट। ओके, यू कैन वोट। अदरवाइज हमने शो करा देना है यू कैन नॉट वोट, लेकिन मैं वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी फिलहाल इसी को चेक करते हैं। तो एक बार इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए, एप्लीकेशन रन हो चुकी है, वापस आते हैं यहाँ पर। अब शो के बाद ना मुझे एक वैल्यू भेजनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भेज देता हूँ 25। एंटर करते हैं तो यहाँ पर मैसेज हो रहा है यू कैन वोट। ओके, इसी तरह से अगर मैं कोई और वैल्यू भेजता हूँ जो कि लेस देन 17 हो, जैसे कि 15, एंटर, तो हमें कोई मैसेज शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने एल्स के लिए कोई कोड लिखा ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं 17 से ऊपर जाता हूँ, लेट्स सपोज 18, तो फिर से हमें शो होगा यू कैन वोट। अब क्या हो रहा है, डाटा जो है वो डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि बैकएंड से डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं टाइम लीव के अंदर, ये वर्क करती हैं। फिलहाल के लिए छोटे छोटे कोड लिख के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ये टाइम लीव हम कवर कर लेंगे ना, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जब आप देखेंगे कि कैसे डेटाबेस से हम डाटा लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। हम कुछ क्लासेस भी क्रिएट करेंगे, तब जब आप टाइम लीव को यूज़ करोगे ना उसके अंदर, तब आपको मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ के साथ इनपुट भी लेता रहूँ और इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता रहूँ। चलें जी, ये तो हो गया इफ़। अब बात करते हैं स्विच के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास स्विच भी तो होता है। स्विच के अंदर हमारे पास डिफरेंट केसेस बन जाते हैं, जैसा कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं स्विच को। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कुछ केसेस बना लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसी वेरिएबल को रहने देता हूँ, ठीक है, और इसी के ऊपर मैं स्विच का यूज़ करता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ना एक डिव क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है। सो ये div है हमारे पास, यहाँ पर टाइम लीफ, और हम यूज़ करेंगे स्विच। उसके बाद दोबारा से वही हमारे पास आएगा हमारा डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसिस, नेम। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास ये रहा नेम एट्रीब्यूट, यहाँ से हमारे पास आ रही है स्टूडेंट की एज, और हमने इसी को चेक करना है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, कर्ली ब्रेसिस में आते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस डिव को क्लोज करना होगा, ठीक है। अब डिव के अंदर आ चुके हैं हम, ओके। अब इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ स्पैन का, और यहाँ पर मैंने चेक करना है केसेस को। तो TH स्टैंड्स फॉर टाइम लीफ, और यहाँ पर हमने चेक करना है केसेस, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट केस में यहाँ पर बना देता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे। फर्स्ट केस में मैं बनाता हूँ कि अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो नंबर है, वो है लेट्स सपोज 15, तो यहाँ पर हमने मैसेज शो कराना है, तो वो हम शो करा देते हैं। यहाँ पर मैसेज शो करा देते हैं हम, यू कैन से दैट यू लूज़, ठीक है। मान लो हम एक गैसिंग गेम बना रहे हैं, ओके। और इसके बाद मैं एक और केस क्रिएट कर लेता हूँ, तो दोबारा से मैं स्पैन का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर टाइम लीफ दोबारा से हम केस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ 17, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 17 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राई अगेन, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्राई अगेन लिख देते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ट्राई अगेन, ओके। और एक और यहाँ पर बना लेते हैं हम स्पैन, TH। दोबारा से यहाँ पर हम केस को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं केस बनाना चाहता हूँ फॉर 25, ओके। और इसे क्लोज करके यहाँ पर हम लिखते हैं U1, ओके, U1, कुछ इस तरह से। चलें जी, इसे सेव कर लेते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर हम यूज़र से एक वैल्यू ले रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं, और यहाँ पर उसको हम मैच कर रहे हैं। अगर तो यूज़र 25 एंटर करेगा तो हम मैसेज शो करा देंगे U1, अदरवाइज हम शो कराएंगे ट्राई अगेन, ठीक है। तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका सिंटैक्स किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी हम प्रोजेक्ट में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है, वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 18 है, एंटर करता हूँ, कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने 18 के लिए कुछ सेट नहीं किया था, ठीक है। 17 पे आते हैं, हिट एंटर करते तो हमारे पास आ रहा है ट्राई अगेन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 25 के लिए जाता हूँ, तो हमारे पास आ रहा है U1, ठीक है। तो डाटा क्या है, डायनामिकली चेंज हो रहा है हमारे इनपुट की बेस के ऊपर, ओके। तो इस तरह से टाइम लीफ जो है वो हमारी हेल्प करता है बैकएंड से डाटा को गेट करने में, ओके। और इसके अंदर हम स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, नो इशू। तो इस तरह से आप टाइम लिफ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर हमने इफ़ को भी देखा, अनलेस को देखा, और स्विच को देखा। फिलहाल के लिए ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आपको सिंटैक्स समझाने के लिए, ठीक है। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, डेटाबेस से डाटा कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इस सीरीज़ के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम टाइम लीफ के एक और टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है लूप। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि बैकएंड से हमारे पास ना एक लिस्ट ऑफ डाटा आता है, और हमने फ्रंट एंड पे उस लिस्ट में से एक एक डाटा को, एक एक एलिमेंट को गेट करना होता है। तो ये काम आज की वीडियो में हम टाइम लीफ की हेल्प से करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। इसके अंदर ये हमारी मेन फाइल है, ये हमारी home.html फाइल है, जिसके अंदर फ़िलहाल के लिए मैंने एक हेडिंग बना रखी है, टाइम लीफ ट्यूटोरियल, ओके। यहाँ पर कंट्रोलर है, तो मैं एक और कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ इस पैकेज के अंदर, और इसको हम नाम दे देते हैं माई कंट्रोलर का। चलें जी, अब कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, बट इसको प्रॉपर कंट्रोलर बनाने के लिए हमें कुछ एनोटेशंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि हम स्प्रिंग बूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एनोटेशन होती है कंट्रोलर की, हम उसको यूज़ करेंगे। अब ये कंट्रोलर बन चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे ताकि हम रिक्वेस्ट भेज सकें और कुछ रिस्पॉन्स भी गेट कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक रिटर्न करेगा ये एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम भेजेंगे अपना कोई भी पेज है उसका नाम,
और इस मेथड को मैं नाम दे देता हूँ गेट डाटा, क्योंकि हम डाटा गेट करेंगे। ये है पैरेंथेसिस और ये है इसकी बॉडी। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी एप्लीकेशन किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, खुद से डाटा इसके अंदर रखना होगा। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट, और मैं कहता हूँ कि ये होगी लिस्ट, किस चीज़ की लिस्ट होगी, इंटीजर्स की। ओके, इंटीजर्स, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट का। चलें जी, ये हमारी लिस्ट है। अब हमारे पास एक मेथड होता है लिस्ट ऑफ का, मैं उसको यूज़ करूँगा ताकि मैं कुछ एलिमेंट्स बना सकूँ। अब इसके अंदर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। 1 ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, 2 3 4 5 6, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर रख दिए और इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस डाटा को वापस भेजना है फ्रंट एंड पे। जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग का, गेट मैपिंग। और एंड पॉइंट में मैं कहता हूँ कि जब भी यूज़र होम पेज पे आए ना, तो हमने इस फंक्शन को एक्टिवेट कर देना है। ओके, बट लिस्ट तो हमारे पास है, फ्रंट एंड के पास कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मॉडल, और इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। चलें जी, ये इंपोर्ट हो चुका। और ये जो हमारे पास स्प्रिंग वाला है ना, इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है। चलें जी, ये काम हो चुका, मॉडल हमारे पास आ चुका है। अब इस मॉडल के अंदर हमने डाटा पैक कर देना है और फ्रंट एंड के पास भेज देना है, सिर्फ यही हमारा काम है। तो मैं मॉडल ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ डॉट, इसका एक मेथड होता है ऐड एट्रीब्यूट का। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, एक एट्रीब्यूट का नाम प्रोवाइड करना होता है। ये मैं सेट कर देता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स कह सकते हो, या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो, ये आपकी मर्जी, मैं नंबर्स कह देता हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये जो मैंने एट्रीब्यूट का नेम सेट किया है ना, ये मैं फ्रंट एंड पे यूज़ करूँगा, ठीक है, एज अ वेरिएबल। और इसकी वैल्यू ये वाली होगी जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, ये लिस्ट में भेज रहा हूँ, इसे मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे होम पेज को, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ और इसे टर्मिनेट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ये है हमारे कंट्रोलर का काम। रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट में हम भेज देंगे ये जो लिस्ट की वैल्यू है उसको, कहाँ पर, जहाँ पर फ्रंट एंड पे ये नाम लिखा हुआ होगा, ये एट्रीब्यूट लिखा होगा, वहाँ पर हम भेज देंगे। फ्रंट एंड पे आते हैं जी, यहाँ पर मैं H2 टैग का यूज़ कर लेता हूँ, या फिर H3 का कर लेते हैं, H3 टैग का यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम लीफ है, उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्योंकि हम लूप की बात कर रहे हैं तो हम ईच का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है डॉलर साइन, हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, अब ये जो हमने क्रिएट किया था एट्रीब्यूट का नेम, इसको हम यूज़ करेंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, वापस आते हैं और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। अब क्या होगा, बैक एंड से जो भी डाटा आएगा, ये लिस्ट आएगी ना, सीधा यहीं पे आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट का नाम सेट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ इस टैग को, ठीक है, और इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ स्पैन का। चलें जी, वापस आते हैं, स्पैन, ठीक है, स्पैन आ चुका है। अब देखो मेरे पास ना पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है, मैं चाहता हूँ लिस्ट में से मुझे एक एक एलिमेंट अलग करना है, तो मैं यहाँ पर ना एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसे नाम दे देता हूँ नंबर का, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम का यूज़ कर लूँगा। अब जो भी इस लिस्ट में से आइटम आएगा ना, बारी बारी इस नंबर के अंदर स्टोर होता जाएगा, और यहाँ पर उस नंबर में से मैं इसे निकालता जाऊँगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, TH टाइम लिफ्ट टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मुझे चाहिए टेक्स्ट, मतलब इस नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा होगा ना, वो मैं गेट करता जाऊँगा, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पर डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, और अब मुझे चाहिए नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, और इसमें कर देता हूँ टर्मिनेट। इसे सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी लिस्ट, फिर बारी बारी लिस्ट में से एक एक एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होता जाएगा और यहाँ पर शो होता जाएगा, और इस तरह से पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, मैंने इसे सेव कर लिया, इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये किस तरह से काम करती है। फिर इसके बाद हम कुछ अलग करके देखेंगे, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर देखें पोर्ट नंबर 8080 पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो एक बार मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है जी, वाइट लेबल एरर। अब हमने जो एंड पॉइंट बनाया था वो था होम के बारे में, तो मैं आ जाता हूँ होम पे, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिस्ट आ रही है साइड पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास लिस्ट आ रही है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लिस्ट जो है ना, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हर एक एलिमेंट का ना एक इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स को समझने के लिए ना हम एक छोटी सी ना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में। देखो यहाँ पर ये लिस्ट है ना,
अब आपने एरे के बारे में पढ़ा होगा। एरे में क्या होता है, हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 है, सेकंड जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 1, और इस तरह से इंडेक्सेस जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। बस आपने याद रख लेना है कि लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 है। इंडेक्स मीन आप कह सकते हो कि एड्रेस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा जब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे तो टेबल्स याद करते थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जैसे 2 1 2 2 2 4, इस तरह से। तो कुछ इसी तरह का ना हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यूज़र से ना एक नंबर लेंगे, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा हम प्रोवाइड कर देंगे उसका टेबल फ्रंट एंड पे, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक एंड पॉइंट क्रिएट करना होगा, और एंड पॉइंट मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। अंदर की जो फंक्शनैलिटी है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एक दोबारा पेज बनाए तो उसके अंदर वक्त खर्च होगा, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वक्त हमारा लगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट। ओके, चलो जी, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर वो वैल्यू जो यूज़र इनपुट कर रहा है यूआरएल के अंदर, मैंने क्या करना है उसको गेट करना है, तो उसके लिए मुझे एनोटेशन का यूज़ करना होगा जो कि है पाथ वेरिएबल एनोटेशन। तो यहाँ पर हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे जो कि है पाथ वेरिएबल एनोटेशन। अब मेरे पास जो डाटा आएगा वो इंट में होगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र का, ठीक है, यूज़र, और यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यूज़र इनपुट भी कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जो कुछ यहाँ से आ रहा है इसमें स्टोर हो रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। चलो, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है यूज़र से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने टेबल बना के उसको देना है। अब टेबल कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमारे पास यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि हम ना इटरेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब ये कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं बता दूँ कि इस लूप को 10 बार एग्जीक्यूट करो, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो 10 तक होगा, 10 टाइम्स। अब मैं यहाँ पर कहीं नहीं बता पा रहा कि इस लूप को 10 बार चलाओ, तो मुझे ये जो लॉजिक है वो बैक एंड पे लिखना होगा अपने कंट्रोलर के अंदर, और उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे ना एक चाहिए लिस्ट, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर मेरे जितने भी रिजल्ट होगा, मतलब अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। इसी का 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 4 आएगा। तो ये मेरे रिजल्ट हैं, 2 4 6 8 रिजल्ट हैं। इन रिजल्ट्स को मैं एक लिस्ट में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट की थी। अब ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ही होगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और इसको मैं नाम दे देता हूँ टेबल का, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एरे का यूज़ करना है, एरे लिस्ट का, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, और इसे मैं यहाँ पर टर्मिनेट कर देता हूँ। चलिए, लिस्ट तो हमने क्रिएट कर दी, ये हो चुका। अब मुझे ना लूप चाहिए जो कि 10 बार चले। तो यहाँ पर फॉर लूप से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। फॉर लूप इंट आई स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और फिर आई जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 10 के, और फिर हर बार आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमने टेबल की लिस्ट बनाई है ना इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो हमारे पास ऐड मेथड होता है। ऐड क्या करना है ये सोचने की बात है। देखो, यूज़र ने जो हमें नंबर दिया उसे हमने स्टोर किया यूज़र के अंदर, ये जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। मान लो यूज़र ने 1 एंटर किया, ठीक है, या 2 एंटर किया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने आई वेरिएबल के साथ, क्योंकि आई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हर बार चेंज हो रही है। अब पहले आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखें, तो मान लो यूज़र ने 2 एंटर किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर 2 आ जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आंसर 4 आएगा, वो भी टेबल में ऐड होगा। फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। इसी तरह से जितने भी आंसर्स हैं वो इस टेबल जो कि लिस्ट है इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ये काम हमारा हो गया। अब हमने इस लिस्ट को वापस भेजना है फ्रंट एंड पे, साथ में यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो भी हमने वापस भेजना है। ये दो चीज़ें हमने भेजनी है। तो भेजने के लिए हम मॉडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉट ऐड एट्रीब्यूट मेथड है हमारे पास। अब इसके अंदर पहले मैं यूज़र की वैल्यू भेज देता हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर सेट कर देता हूँ एट्रीब्यूट, और जहाँ पर ये फ्रंट एंड पे लिखा होगा वहाँ पर मैं भेज दूंगा यूज़र की तरफ से जो मेरे पास वैल्यू आई है उसको, और ये हम डबल कोटेशन के बाहर लिखेंगे, ठीक है, यूज़र। चलें जी, इसे टर्मिनेट कर देते हैं।
यूज़र वाला जो वैल्यू है इनपुट वो मैंने भेज दिया। अब मुझे लिस्ट भेजनी है, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और मुझे लिस्ट भी भेजनी है। लिस्ट कौन सी है? टेबल वाली है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, टेबल ही दे देता हूँ, ठीक है, टेबल। और इसमें टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी जाएंगी, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। इतना काम हमारा हो गया, इसे सेव कर देते हैं। अब चलते हैं फ्रंट एंड पे। देखो फ्रंट एंड पे हम आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ कुछ लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट को मैं कहता हूँ रहने देते हैं, क्या ख्याल है? लिस्ट को रहने देते हैं, हम टेबल का यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी H1 हेडिंग है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसे रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन टेबल, ओके। चलो जी, अब यहाँ पर आते हैं। अब हमने क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करना है। तो हमारे पास HTML के अंदर टेबल भी होता है, ये आ गया। अब इस टेबल को मैं चाहता हूँ मैं बॉर्डर भी दे दूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग साथ साथ लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं। इसे मैं 1 दे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। अब ये जो मेथड है वो रेप्लिकेट हो चुका है, बट स्टिल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, टेबल के अंदर आ गए। अब टेबल के अंदर आके ना मैं फर्स्ट रो क्रिएट करता हूँ, टेबल की फर्स्ट रो। तो उसके लिए हमारे पास टैग होते हैं TR का, इज देयर एनी टैग फॉर फर्स्ट रो, ठीक है, ये रहा। चलिए जी, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने हेडिंग बना देनी है, ठीक है। एक मेरी हेडिंग होगी एक्सप्रेशन की, एक हेडिंग होगी मेरी रिजल्ट की। मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो यहाँ पर आते हैं, और इसके अंदर मैं हेड बना देता हूँ, मतलब फर्स्ट रो जो मेरी है वो एज अ टेबल हेड काम करेगी। तो यहाँ पर टेबल हेड, ठीक है। टेबल हेड के अंदर मेरे पास जो पहले नंबर पे है वो होगा मेरा एक्सप्रेशन, और सेकंड जो मेरा हेड होगा टेबल हेड, इसमें मैं सेट कर दूंगा रिजल्ट। याद रखना रिजल्ट हमारा कहाँ है? लिस्ट में है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। हेड हम बना चुके हैं, ठीक है। अब मुझे एक सेकंड रो चाहिए जिसके ऊपर मैं डाटा लेके आऊँगा, ठीक है। तो मुझे एक और रो चाहिए, टेबल रो। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टाइम लीफ टैग का, ओके। और वही ईच जो कि हमारी लूप का काम करेगी, हम उसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमारी सारी की सारी फंक्शनैलिटी होगी। अब देखो मेरे पास आ रही है क्या, फ्रंट एंड से मेरे पास आ रही है एक टेबल। उस टेबल के अंदर मेरे पास क्या है? मेरे पास पूरा का पूरा टेबल जो है उसका रिजल्ट है 2 4 6 8, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बारी बारी ना ये टेबल एक वेरिएबल में स्टोर होता जाए, और उसे मैं नाम दे देता हूँ आइटम का, ठीक है, कि हर आइटम जो है वो इसमें स्टोर होता जाएगा। क्लियर? ये हो गया। सेकंड मैं एक और बना लेता हूँ जिसे मैं कह देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, इतना ठीक है, इंडेक्स ही कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरह से, अब मेरी बात को समझो। इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी इस आइटम वेरिएबल के अंदर। और ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। आप कह सकते हैं कि एक एड्रेस होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर आके हमने क्या करना है, सिंपल जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हमने शो कर देनी है, ठीक है। ये हमारा टेबल रो है, इसके अंदर मैंने टेबल डाटा को ऐड कर देना है। तो टेबल डाटा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले टाइम लिफ्ट टैग का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे टेक्स्ट चाहिए क्योंकि ईच को मैं ऊपर यूज़ कर चुका हूँ, टेक्स्ट, ओके। अब इस टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। कौन सा? जो यूज़र ने इनपुट किया है। देखो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। जो 2 है ये मैंने यूज़र से लिया है, ओके। और मैंने कहाँ इसको रखा हुआ है, कंट्रोलर में जाएं तो ये देखो, ये यूज़र से मैंने इनपुट लिया, और इसको एक्सेस करने के लिए मुझे इस नंबर को यूज़ करना होगा, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर यूज़र इनपुट जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब ये 2 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन भी तो बनाना है ना, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंकेटिनेशन का हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं प्लस साइन का यूज़ करता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर मैं प्लस को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे। पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। वो कौन सा चेंज होगा, वो इंडेक्स चेंज होगा। तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, और हमारे पास जो इंडेक्स है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मेथड होता है डॉट, यहाँ पर होना चाहिए डॉट इंडेक्स का मेथड, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मेथड, वाई?
वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट मेथड। एक काम करता हूँ, इसका नेम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स, या फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर रहने देते हैं यार, इंडेक्स मैं कह देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, इंडेक्स स्टार्ट, जहाँ से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, इंडेक्स स्टार्ट। ओके, और यहाँ पर मुझे फाइंड करना है इंडेक्स मेथड। अच्छा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चेक करके देख लेते हैं, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, वरना वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक टेबल हेड में तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन टू, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, और मुझे ये ठीक करने दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पर मैं एक्स लगा देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, कैनकेटेनेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, कैनकेटेनेशन हो चुकी है यहाँ पर। अब वापस आते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं और सेकंड टेबल डाटा बनाते हैं हम यहाँ पर, टेबल डाटा। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेबल, वो जो रिजल्ट है। ठीक है, तो टाइम लीव टैग का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, मुझे चाहिए टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट मैंने कहाँ पर स्टोर कर रखा है, देखो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे बारी बारी इस आइटम में स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इस आइटम की वैल्यू चाहिए, तो हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर आइटम का यूज़ कर लेंगे, ITEM आइटम, जो कि हमने लिखा हुआ है, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट का एक एक आइटम, इस आइटम वेरिएबल को आप, इसको आप वेरिएबल कह सकते हो, इसके अंदर स्टोर होगा। और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है, किसका, लिस्ट का। अब इंडेक्स जो है लिस्ट का वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमारा जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ना मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर 1। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर क्योंकि हम वैल्यू गेट कर रहे हैं तो मैं डॉलर साइन को भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ। चलो इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लिस्ट में से जो भी कुछ आएगा एक एक करके इसमें स्टोर होता जाएगा, और हम सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गेट करते रहेंगे। ठीक है, और हमारी जो लिस्ट है उसका इंडेक्स जो है वो अब 1 से स्टार्ट होगा, ये हमने यहाँ पर चीज़ें सेट कर दी हैं। अब एक बार ना इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। वेट करते हैं जी थोड़ा। टॉम कैट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर जो एंड पॉइंट है हमारा होम, हम उस पर जाते हैं, और यहाँ पर वैल्यू में सेट कर देता हूँ 5, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास टेबल आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तो बॉर्डर आ रहा है जो कि हमने बनाया था, साथ में एक्सप्रेशन आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये लिस्ट में से वैल्यू आ रही है 5, 10, 15, और ये लिस्ट हमने कहाँ बनाई थी, बैक एंड पे हमने इसका लॉजिक सेट किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, और फिर फ्रंट एंड में हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेशन को अलहदा दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, और यहाँ पर हमने क्या किया, जो रिजल्ट है उसको अलहदा शो कर दिया। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ टाइम लीव हम लूप भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इसके अंदर हमने यूज़र से वैल्यू ली, मैंने कोशिश किया कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि हाँ किस तरह से डाटा जो है वो डायनामिकली चेंज हो रहा है, किस तरह से डाटा बैक एंड से आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेगमेंट्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम लीव का। तो मैं चाहता हूँ इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंट्स के बारे में। देखें, ऐसा होता है कि अक्सर ना हमें सेम कोड को या सेम डिज़ाइन को डिफरेंट पेजेस पे यूज़ करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें नेव बार की, नेविगेशन बार की, तो उसे हम वेबसाइट के हर पेज पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें फुटर की, तो उसे भी हम हर पेज पे यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट कार्ड्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसको भी हम हर जगह यूज़ करते हैं, डिफरेंट पेजेस पे। तो बजाय इसके कि हर पेज के ऊपर हम दोबारा से वही कोड लिखें, हमारे पास टाइम लीप जो है वो हमें एक तरीका, एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट। इसकी हेल्प से आप जिस डिज़ाइन को, जिस कोड को डिफरेंट लोकेशंस पे बार बार यूज़ करना चाहते हो, आप उसे एक फ्रैगमेंट में चेंज कर दो एक टैग की हेल्प से, और फिर सिंपल आप उसका नाम यूज़ करोगे और पूरे का पूरा डिज़ाइन आपको उस पेज पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैगमेंट को अचीव करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है इंसर्ट, दूसरा है रिप्लेस, तीसरा है इंक्लूड।
तीनों से हम एक ही काम करते हैं, बट तीनों थोड़ा-थोड़ा ना डिफरेंट वे से काम करते हैं। कैसे डिफरेंट वे से काम करते हैं ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा, ठीक है? इंसर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इंसर्ट्स कंटेंट इनसाइड द टैग। मतलब जो टैग आपने बनाया, जिस टैग के अंदर आप फ्रैगमेंट को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर, ठीक है ना, वो टैग आ जाता है, वो कंटेंट आ जाता है जो कि आप रीयूज करना चाहते हो। सुनने में ये बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसे प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। अब देखो हमारे पास एक होम पेज है जो कि हमने बनाया था, तो इसका कंटेंट मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ये सारा यहाँ तक, ठीक है? अब ये मेरा होम पेज है। होम पेज के ऊपर हमारे पास जो होता है वो नेविगेशन बार होता है। तो उसके लिए ना मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा HTML का, बट इसे मैं नाम दे दूंगा header.html, ठीक है? ये हमारा हेडर है और यहाँ पर ना हम अपना कोड लिखेंगे। और अगर हम अपने कंट्रोलर में आए तो यहाँ पर हमने एक गेट मैपिंग यूज़ की थी जो कि होम पेज को कॉल करती थी, बट साथ में हम इनपुट भी भेज रहे थे। तो अब मुझे इनपुट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ना ही मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यहाँ से एक पेज रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मुझे मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है। मॉडल को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? इतना मुझे चाहिए, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हेडर के सेक्शन में आते हैं, ठीक है? हेडर के सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, मुझे थाइम लीव को इसके अंदर लेकर आना होगा XML नेम स्पेस को यूज़ करते हुए। बट यहाँ पर ना नेविगेशन बार को डिज़ाइन करने के लिए ना मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप का, ठीक है? काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर आते हैं शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है? यहाँ पर जो उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे के पूरे टेम्पलेट को। थोड़ा नीचे आते हैं, एक सेकंड। ओके, सो डाउनलोड में आते हैं, ठीक है? या फिर इंट्रोडक्शन में चलते हैं, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर जो मुझे दिया गया है कोड, सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं खुद से नहीं लिखना चाहता। यहाँ पर आते हैं, इसको हटा के ना मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये मेरा बूटस्ट्रैप डेमो है, इसे मैं यहाँ से आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हो, मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि ये मेरा हेडर पेज है, ठीक है? जिसके अंदर मेरा नेविगेशन बार होगा। और चलिए जी, इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सेट कर देना है अपने थाइम लीव को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, XML नेम स्पेस को यूज़ करते हैं और उसके बाद थाइम लीव टैग का यूज़ करते हैं और उसके बाद www.timeleave.org, ठीक है? इतना काम हमारा हो गया, इसे सेव कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए एक नेविगेशन बार, तो वापस आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हमें बना बनाया एक नेव बार मिल जाएगा। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें ये नेविगेशन बार है हमारे पास। थोड़ा और नीचे आए तो और भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, बट मैं इस पहले वाले को यूज़ करता हूँ क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझना है फ्रैगमेंट का। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और वापस आते हैं अपने कोड में, ये जो हेलो वर्ड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस हेडिंग को, और उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? गलत आ गया, वापस चलता हूँ, मेरे ख्याल में कॉपी नहीं हुआ, ठीक है? वापस आते हैं और अब कॉपी करते हैं, ठीक है? अब कॉपी हो गया। वापस आते हैं और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। चलो जी, सेव कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास ना एक नेविगेशन बार बन चुका है, ठीक है? इस फाइल के अंदर। अब इसी नेविगेशन बार को मैं इस .html जो हमारा होम पेज है यहाँ पर भी यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि ये सारा का सारा कोड जो है वहाँ पर भी मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट का। कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर थाइमलीव टैग का यूज़ करेंगे जो कि फ्रैगमेंट टैग है। तो थाइमलीव और यहाँ पर है फ्रैगमेंट, ठीक है? फ्रैगमेंट। और इसके अंदर हमने क्या सेट करना होता है, इसके अंदर आप फ्रैगमेंट का नाम सेट कर दो, जो भी नाम आप सेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये है मेरा header 1, इसका नाम मैंने सेट कर दिया header 1 और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। home.html पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस टैग को देखो, सबसे बाहर वाला जो टैग है वो है एक नेव टैग, मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो नेव, ये रहा नेव टैग। अब इसके अंदर हमने कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को कैसे लेकर आना है। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक है इंसर्ट, एक है रिप्लेस और एक है हमारे पास इंक्लूड। तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर थाइम लीव, ठीक है, और सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इंसर्ट का, ठीक है? अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो हमने पेज का नाम प्रोवाइड करना होगा,
ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने फ्रैगमेंट बनाया है इसके पेज का नाम है हेडर, तो पहले मैं वो यूज़ करूँगा, HEADER हेडर। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, और फिर हमारा जो फ्रैगमेंट का नाम है जो कि हेडर 1 है हम उसको यूज़ करेंगे। तो वापस आते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ हेडर 1, ठीक है, और सिंपल इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस टैग को यूज़ किया जो कि आउटर टैग था, जिसके अंदर मैंने फ्रैगमेंट को डिफाइन किया, उसी टैग को मैंने यहाँ पर यूज़ किया और सिर्फ मैंने फ्रैगमेंट का नाम लिख दिया और साथ में उस पेज का नाम लिख दिया जिसके अंदर मैंने फ्रैगमेंट क्रिएट किया था, ठीक है। अब ये जो हमारा होम पेज है इसके लिए तो हमारे पास एक एंड पॉइंट बना हुआ है, बट ये जो हमारा हेडर है ना इसके लिए भी मैं एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये जो एंड पॉइंट है इसको हम चेंज कर देते हैं, मैं कहता हूँ कि ये हमारा हेडर है एंड पॉइंट, और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो नाम है इसका यहाँ पर, इसको चेंज कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ गेट पेज, ठीक है। चलिए जी, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। दो एंड पॉइंट्स हमने क्रिएट कर लिए, एक एंड पॉइंट के अंदर हमने क्या भेजना है, होम पेज, दूसरे एंड पॉइंट के अंदर हमने हेडर पेज भेजना है, तो HEADER हेडर सेव कर लेते हैं, ओके। अब एक बार ना हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे वर्क कर रही है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को। ओके, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं फॉर लोकल होस्ट, ठीक है, ये रहा लोकल होस्ट। यहाँ पर आते हैं, वाइट लेबल एरर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले हेडर पे, तो स्लैश जो हमारा एंड पॉइंट था हेडर, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास नेविगेशन बार जो है वो शो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है हमारा होम पेज, ठीक है, कि वहाँ पर आया या नहीं आया। तो मैं होम पेज पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप का जो CDN है लिंक वो हमने अटैच नहीं किया यहाँ पर होम पे, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एक ये है हमारा बूटस्ट्रैप का लिंक, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा हमारे पास है स्क्रिप्ट के लिए, तो वो भी मैं यहीं से ले लेता हूँ, नीचे चलते हैं, ये रहा स्क्रिप्ट का, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं फाइल को और एक बार दोबारा से ना इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा जो पेज है ना वो आ रहा था नेविगेशन बार, बट डिज़ाइन नहीं आ रहा था इस वजह से, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो चुका है, वापस आते हैं और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास नेविगेशन बार आ रहा है। क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, मैं इसको नीचे करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि होम पेज पे आके सिर्फ हमने उस टैग को यूज़ किया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस टैग को ID देता हूँ। ID क्यों दे रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये जो है ये मेरे होम पेज का है, ठीक है, टैग, और यहाँ पर ये वाला जो नेविगेशन बार है यहाँ पर इसको भी मैं एक ID दे देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये है मेरे हेडर का टैग, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। देखो मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, चलते हैं अपने ब्राउज़र में, मैं इसे यहाँ से ना रिफ्रेश कर लेता हूँ, सो लेट मी रिमूव दिस हैश। ओके, तो यहाँ पर देखो हम होम पे आ चुके हैं, तो मैं ना यहाँ पे आता हूँ व्यू पेज में। अब आपने बातों को समझना है, देखो अगर हम अपने होम पेज में जाएं, ठीक है, होम पेज के अंदर हमारे पास जो हमारा नेविगेशन बार था, ये टैग था, उसकी ID है होम, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं व्यू पेज कर रहा हूँ ये भी होम पेज है, यहाँ पर इसकी ID भी होम है। अब ये जो हमने इंसर्ट अभी यूज़ किया है उसने क्या किया, वो जो टैग था पूरा का पूरा जिसकी ID हेडर है, उस पूरे के पूरे टैग को उठाकर इस टैग के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये टैग भी है हमारा होम पेज वाला, बाकी जो दूसरा टैग था वो पूरा का पूरा आके उसके अंदर सेट हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये इंसर्ट इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ बाकी दो के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना इसको हटा देता हूँ, मैं रिप्लेस को यूज़ करता हूँ, रिप्लेस, सेव करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझते जाना है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों को याद रखो। चलो जी, अब यहाँ पर ना मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखना यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है, पेज मैंने खोला हुआ है होम पेज, दोबारा से दिखा देता हूँ। होम पेज मैंने ओपन किया हुआ है ये वाला,
इसके अंदर जो नेव टैग है उसकी आईडी है होम, बट यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है उसकी आईडी है हेडर। अब क्या हुआ, हमने जब यहाँ पर यूज़ किया रिप्लेस को, तो उसने जो पुराने वाला टैग था जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ये वाला, इसको हटा दिया, पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया, और जो हेडर वाला था उस पूरे को लाकर वहाँ पर रख दिया। तो रिप्लेस इस तरह से काम करता है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इंक्लूड को भी देख लेते हैं कि इंक्लूड में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंक्लूड का, सेव कर लेता हूँ इसे और अपनी एप्लीकेशन को रीरन कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या चेंज क्या है, चेंज को समझो आप। हमारे पास ये जो आईडी है ये हमारे होम की ही है, ठीक है, बट इसके अंदर जो कंटेंट है वो कौन सा है हमारा, मैं वापस आते हैं, ये हेडर वाला कंटेंट है। अब रिमूव क्या हुआ है, देखो कुछ ना कुछ रिमूव तो हुआ है। ये जो नेव टैग था पूरा का पूरा, इसका फ्रेगमेंट वाला पार्ट ये रिमूव हो चुका है, अंदर वाला पार्ट वहां पर जा चुका है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से दिखाऊं आपको, तो ये नेव टैग हमारा तो है, बट जो दूसरा हेडर पेज का नेव टैग था जिसके अंदर हमने फ्रेगमेंट को लिखा हुआ था वो रिमूव हो चुका है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आ चुका है। अब देखो इसको समझते हैं। देखो इंसर्ट हमने अभी देखा, इंसर्ट क्या करता है, कंटेंट को इनसाइड द टैग जो है वो सेट कर देता है। आई होप अभी आप ये समझ चुके होंगे। रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस क्या करता है, जो करंट टैग है आपका विद द टैग डिफाइनिंग द फ्रेगमेंट उसको रिप्लेस कर देता है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद जो इंक्लूड है हमारे पास, दिस इज डेप्रिकेटेड बट इट मे स्टिल अपेयर इन द लेगेसी कोड। ठीक है, अब मतलब डेप्रिकेट हो चुका है बट स्टिल हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है कि ये क्या करता है, जो आपका फ्रेगमेंट टैग है ना वो उसके अंदर शामिल नहीं होता, बाकी उसके अंदर जो जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको शो होगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि फ्रेगमेंट किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप सोच रहे हो कि यार इसका ये तो इतना ज़्यादा आसान टॉपिक है, ऑब्वियसली ये आसान है, बट इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसने हमारा कितना काम आसान कर दिया कि एक चीज़ हमने पहले बनाई उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।